कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग सामान्य अध्ययन के एक महत्वपूर्ण शाखा भारतीय संविधान की कक्षा में है। याद करवा दें कि पहले तो संविधान में पढ़ना क्या क्या है, बेसिक, और किस किस अध्याय पे आपको फोकस करना चाहिए। समय अंतराल मैं कहता भी हूं कि संविधान में जो प्रारंभिक अध्याय है, सोर्सेज, शेड्यूल, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पंचायती राज, ये 6-7 ऐसे टॉपिक है जो मास्टरी रहनी चाहिए। और भी अध्याय है, और अध्याय में संघ राज्य क्षेत्र है, अन्य अध्याय में संविधान का विकास है, नागरिकता है, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, संघ लोक सेवा आयोग है, केंद्र राज्य संबंध है, ढेर सारे अध्याय हैं। लेकिन उसमें ये जो 6-7 अध्याय जो मैंने शुरुआती दौर में आपको चिन्हित करके बताया, यदि किसी परीक्षा में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 7-8 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। किसी परीक्षा में यदि आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब सबसे पहले तो यह जानना और समझना होता है कि संविधान क्या होता है। संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वैधानिक दस्तावेज है, और उस वैधानिक दस्तावेज को सभी के ऊपर हम समान रूप से लागू करते हैं। इसलिए संविधान के विषय में कहा जाता है कि ये 2 तत्व से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा विधान। सम मतलब होता है समानता, और विधान मतलब होता है कानून, कि सब पर समान कानून लागू करेंगे। हमारे देश में सिविल कानून अलग अलग है, लेकिन क्रिमिनल लॉ सबके ऊपर एक समान है, और उसी के समानता देने के लिए अभी मोदी सरकार की बैठक भी चल रही थी। उस बैठक में 5-6 एजेंडा फिक्स किए गए हैं कि अगले 100 दिनों के भीतर हम क्या क्या करेंगे। मैं अभी न्यूज चैनल देख भी रहा था 2-4 घंटा पहले, तो देखा कि पहला एजेंडा की कड़ी में था यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रयास करेंगे। व्हाट इज यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कि हमारे देश में क्रिमिनल लॉ तो एक है ही सबके लिए, लेकिन सिविल लॉ जो है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सब हर धर्म का अलग अलग है, यहां तक कि जनजाति का भी अलग अलग है। उन सबको एक सूत्र में, एक देश एक कानून में हम उसको बांधने की प्रक्रिया में है। आजादी से पहले, आपका आजादी से पहले नहीं, आजादी के बाद एक राज्य से हमने अधिग्रहण करवाया था, गोवा। और गोवा को हमने जब पुर्तगालियों से मुक्त कराया तो उसके समझौते में ही था कि यहां समान नागरिक संहिता लागू रहेंगे। इसलिए पूछा भी जाता रहा कि समान नागरिक संहिता भारत में किस राज्य में लागू है। अपवाद गोवा। आजादी के बाद एक विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया है, अभी हाल ही में 1-2 महीना पहले एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था रंजना प्रकाश देसाई। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं, महिला न्यायाधीश हैं। उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड में एक कमेटी बनी यूसीसी के संबंध में, और उस कमेटी के कड़ी में उत्तराखंड ने इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया है। इसलिए आपकी परीक्षा में उस संविधान में भी पूछा जा सकता है और करंट में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया है, जो आजादी के बाद का पहला राज्य है। तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है, जो आपको ध्यान में करके रखना है। कहने का मतलब साफ है कि समान विधान संविधान कहलाता है, और जब किसी देश में संविधान के अनुसार शासन चलता है तो उसको हम संविधानवाद कहते हैं। इस बार का चुनाव किसी केंद्रीय मुद्दे पे नहीं रहा, क्योंकि जितनी समस्या थी केंद्रीय, वो सारी समस्या को मोदी सरकार ने पिछले 2-0 में ही समाप्त कर दिया। 370 सबसे बड़ी समस्या में से थी, समाप्त। मंदिर, राम मंदिर का निर्माण सबसे बड़ी समस्या थी, समाप्त। अब सबसे बड़ी समस्या में है महंगाई और बेरोजगारी, जो कोई भी सरकार कभी समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है कि नहीं? ना महंगाई कभी, और भी बदलते समय में तनख्वाह बढ़ेगा तो आपकी महंगाई बढ़ेगी ही।
हम डीजल और पेट्रोल प्रोडक्टिव कंट्री नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा आयात बिल हमें पेट्रोल पे ही खर्च होते हैं। जब तक हम एनर्जी के दूसरे सेक्टर को डेवलप ना कर ले, एनर्जी का दूसरा सेक्टर क्या है? यही हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। हालांकि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम फेमा योजना के तहत अपने मोटर वाहनों को भी इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसके दशा को भी मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, ठीक है कि नहीं? कि अभी मैं दिल्ली में था, इलेक्ट्रिकल कार पे मैं चढ़ा था और आधे रास्ता में जाकर कहा कि सर चार्ज नहीं है। फिर मैं दूसरे गाड़ी, हालांकि उसने पूरी जिम्मेदारी ली और फिर दूसरे गाड़ी में बैठा करके मुझे मिनिस्ट्री तक भेजा गया। तो कहने का मतलब साफ है कि हम कह रहे यार बैठाते हो तो देख लें। सर कल रात तक 40% था, पता नहीं कैसे डिस्चार्ज हो गया, मैंने जो भी था, ठीक है कि नहीं? तो यह स्थिति, सब जगह उसका चार्जिंग सिस्टम भी नहीं है। तो अभी ये सब प्रयोग के दौर में है। धीरे धीरे इन सब क्षेत्रों में जैसे पेट्रोल पंप हर आधे किलोमीटर पे आपको मिल जाता है, उसी तरह का सेंटर हर आधे 1 किलोमीटर पे, जब तक सीएनजी का, जब तक इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सेंटर नहीं होगा हर आधे 1 किलोमीटर पे, तब तक कठिनाई रहेगी। नहीं तो लोग आधे रास्ता में ही रह जाएंगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हमने अभी आपको जानकारी में दिया कि संविधानवाद क्या है, कि संविधान के अनुसार शासन चलाना। संविधान के अनुसार जब शासन चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। इस बार का चुनाव था कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे मोदी सरकार। संविधान तो आप ही बदल रहे हैं साहब। 1951 से पहला संविधान संशोधन शुरू हुआ और वर्तमान तक 126 संविधान संशोधन हुए। विपक्ष के समय में मुश्किल से 20 संविधान संशोधन हुआ होगा। 100 संविधान संशोधन किसने किया है? और कोई गलत भी नहीं किया है। यदि वर्तमान सरकार पिछड़ों के लिए संवैधानिक आयोग का गठन किया तो कोई गलत तो नहीं किया। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया तो कोई गलत तो नहीं किया। संविधान संशोधन तो इसीलिए है ही, जो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं और अनुच्छेद 368 के तहत लोगों की बदलती हुई महत्वाकांक्षा, देश की वर्तमान बदलती हुई परिस्थिति, इन सब के आलोक में संविधान संशोधन का विधिवत प्रावधान किया गया है। और हर सरकार के ये जुडिशियस जुडिक्शन में आता है कि कौन सा उचित है। हम काम के अधिकार को मूल अधिकार से जोड़े कि नहीं जोड़े, हम शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार से जोड़े कि नहीं जोड़े। 1951 में भी जोड़ सकते थे, नहीं जोड़े। क्यों? क्योंकि 1951 में हमारे पास संसाधन कम था। हम 5000 करोड़ का हमारा बजट था। आज का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है। आज विश्व का 5वां सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्ति है वो भारत है। केंद्र सरकार का 2 ही काम होता है। केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि आपके नाले में पानी बंद है तो उसकी सफाई करने केंद्र सरकार आएगा। यह स्थानीय कमिश्नर का काम है, जो वार्ड कमिश्नर होता है। केंद्र सरकार का 2 ही काम होता है। एक, देश की सुरक्षा, अखंडता से किसी प्रकार की समझौता नहीं करना। इसीलिए देखे होंगे एजेंडा, जब पढ़िएगा जाइएगा न्यूज देखिएगा तो विदेश, रक्षा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 100 डे के अंदर हम सुझाव देंगे या उसका अमल करेंगे, नीति कार्यक्रम और योजनाएं बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? पहला काम वही होता है। दूसरा काम होता है वह है आर्थिक विकास करना, और आर्थिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर का सृजन करना। यही केंद्र सरकार का 2 मुख्य काम है। अन्य सारा काम वो राज्य सरकार का है, और स्थानीय समस्या से जुड़े हुए काम वो स्थानीय सरकार का है। हमारे यहां 3 टायर सिस्टम काम करती है। लोकसभा का सिस्टम 1, विधानसभा का सिस्टम राज्य 2, और स्थानीय सरकार पंचायती राज नगर निकाय के रूप में 3। एक दिन आप लोग को बताए भी थे, आपके ओपन टेस्ट में मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कहीं कि भारत में कितने तरह की सरकार होती है? त्रिदलीय होती है। पहला, दूसरा और तीसरा त्रिदलीय संस्था हमारे यहां काम करती है। संविधान के अनुसार यदि कोई शासन चले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। 2 शब्द आते हैं, ठीक है? एक शब्द आया कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए उसको हम क्या कहें? उसको हमने संविधान कहा। और राज्य व्यवस्था में राज्य आया। राज्य क्या है? राज्य विभिन्न 4 तत्वों की एक सामूहिक इकाई है।
और वो चार तत्व क्या है? वो चार तत्व है भूभाग, भूमि, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावली है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई देश की सरकार जो उसकी निर्वाचित संस्था है, हमारे देश में लोकसभा है निर्वाचित संस्था, 543 के लिए मतदान होता है, लेकिन इस बार 542 के लिए मतदान हुए, एक निर्विरोध चुने गए। और यह निर्वाचित संस्था जो नीति निर्माण करेगा, कानून बनाएगा, उस पर किसी बाहरी देश या बाहरी संस्था का प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए भारत एक संप्रभु देश है। भारत एक संप्रभु देश है, मतलब भारत के नीति निर्माण में, कानून के निर्माण में किसी बाहरी देश का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग, हमारी सारी शक्ति किसमें निहित है? हम भारत के लोग में। हम भारत के लोग, हमारी जो जनता है वो क्या है? सारे शक्ति का स्रोत है। इसलिए भारत में न तो कोई संस्था सर्वोच्च है, न कोई पद सर्वोच्च है, न कोई व्यक्ति सर्वोच्च है। सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। ठीक है कि नहीं? और वो संविधान का निर्माण किसने किया? तो हम भारत के लोग ने किया, संविधान सभा के माध्यम से किया, जहां प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं, 389 सदस्य चुने गए। सब बातों की जानकारी लिखित देंगे। आज तो प्रारंभिक कक्षा है, तो पहले संविधान को समझिए। ठीक है कि नहीं? तो राज्य व्यवस्था में जो चौथा, राज्य का जो चौथा तत्व है वो है आपका कौन? वो है संप्रभुता। इस अवधारणा को जॉन बोडीन ने दिया था। इस अवधारणा को किसने दिया था? जॉन बोडीन ने दिया था। इसी राज्य व्यवस्था के संचालन का जो लिखित दस्तावेज है वो संविधान कहलाता है, जो रणनीतिक दृष्टि से कई भागों में बटा है। पहला संविधान का विकास, दूसरा संविधान सभा और प्रस्तावना, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र, चौथा नागरिकता, पांचवा मूल अधिकार, छठा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, सातवां संघ की विधायिका, आठवां संघ की कार्यपालिका, नौवां संघ की न्यायपालिका, दसवां जो आप संघ के लिए पढ़िएगा वही प्रोटोटाइप क्या है? राज्य के लिए भी है। राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तब आता है पंचायती राज और कुछ संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग आदि आदि आदि। और लास्ट में होता है बूस्टर फैक्ट। और इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो संविधान में 10 में से यदि समझ विकसित होती है तो 10 में 10, नहीं समझ विकसित होती है तो जय भगवान तो है ही। तो यही आपका पूरा पाठ्यक्रम है और इसी पाठ्यक्रम के आलोक में हमें आगे बढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा संविधान। संविधान राज्य व्यवस्था को संचालित करने का, राज्य व्यवस्था को संचालित करने का, राज्य व्यवस्था को संचालित करने का एक वैधानिक दस्तावेज है। राज्य व्यवस्था को संचालित करने का राज्य व्यवस्था को संचालित करने का एक वैधानिक दस्तावेज है। एक क्या है? वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है कि नहीं? एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है? जो दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। जो दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित जो दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखित, दूसरा अलिखित। तो लिखिएगा भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है।
भारतीय संविधान लिखित संविधान है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, उसी में लिख देंगे। विश्व का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका का है। नोट, ब्रिटेन, सऊदी अरब आदि का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन और सऊदी अरब का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन और का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, ये सब अलिखित संविधान है। दो याद रखो या एक ही याद रखो, ब्रिटेन। और लिखित में सबसे पुराना अमेरिका। अब भारत का तो याद करना ही है, और सभी देश लिखित संविधान है। अब आइए संविधानवाद, ये तो हुआ संविधान। और संविधान में मैंने अभी बताया था कि संविधान समझ और विधान दो शब्दों के मेल से बना है। माने एक ऐसा विधान जो सभी पे समान रूप से लागू होता है। जो लागू नहीं है तो उस दिशा में हमने यूसीसी की चर्चा की, जिससे आपका भविष्य में आप उसको पढ़ेंगे, लिखवाएंगे भी। अभी आपने सुना, अपने मस्तिष्क का विकास किया, याद रखिएगा। अब आता है संविधानवाद क्या होता है, तो लिखिएगा संविधानवाद। संविधानवाद होता है कि जब संविधान के अनुसार शासन चलाया जाता है तो उसको संविधानवाद कहते हैं। तो लिखिएगा संविधान के अनुसार जब शासन चलाए जाते हैं तो उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधान के अनुसार जब शासन चलाए जाते हैं तो उसे संविधानवाद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे संविधानवाद कहते हैं। उसे संविधानवाद कहते हैं। चलिए, अब आइए, अभी मैंने लिखाया था कि संविधान क्या है, तो राज्य व्यवस्था को संचालित करने का वैधानिक दस्तावेज है। इन्हें लिखाए थे। तो अब पढ़िएगा क्या? अब पढ़िएगा राज्य क्या है। तो राज्य आपका चार आवश्यक तत्वों की एक क्या है? इकाई। तो लिखिएगा राज्य। राज्य लिखिए, राज्य लिखिएगा। राज्य चार तत्वों की एक मूर्त अभिव्यक्ति है, एक अमूर्त अभिव्यक्ति है। एक अमूर्त अभिव्यक्ति है, एक अमूर्त अभिव्यक्ति है जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। सिर्फ हम राज्य को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, और उसके चार तत्व हैं। तो लिखेंगे राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, भूमि या भूभाग। भूमि या भूभाग।
भूमि या भूभाग, जनसंख्या, जनसंख्या, सरकार, ये सरकार दिखाई देती है, मूर्त संकल्पना है। सरकार क्या है? मूर्त संकल्पना है। सरकार दिखाई दे रही है, सरकार क्या है? मूर्त संकल्पना है, जिसके 3 अंग होते हैं। वहां लिख दे, जिसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसके अंग है? ये सरकार के अंग है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंग है। और गवर्नमेंट जब बेटर शासन देता है तो उसको गवर्नेंस कहते हैं, और बेटर है तो सुशासन कहेंगे, ठीक है कि नहीं? सुशासन माने एक ऐसा शासन जो समय उन्मुखी ढंग से, समय और परिणामोन्मुखी ढंग से, संवेदनशीलता के साथ यदि सरकार चलता है तो हम इसको सुशासन कहते हैं। इस अवधारणा को वर्ल्ड बैंक और अमर्त्य सेन ने दिया था। बड़ा कॉमन शब्द है, हमेशा यूज होता है, सुशासन। 2005 में नीतीश कुमार जी जब सत्ता की वागडोर नहीं संभाले थे तो वोट देने गए, तो जिस विद्यालय में, पहले विद्यालय में लाइट वाइट, लैट्रिन बाथरूम सब नहीं होता था, स्थिति दर्दनाक थी। अब देखिएगा कि कम से कम हर सरकारी विद्यालय में आपको बिजली, पानी, बैठने उठने की सुविधा, बेंच कुर्सी टेबल, पाठक जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, इतना काम तो ठीक कर दिया है। और मास्टर को देखिए, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी काम जबरदस्ती नहीं हो सकता है, कि जब तक कि आप में इंट्यूशन नहीं होगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, तब तक आप कुछ भी कहा उसको आप बांध करके सुबह 6 से 2 बजे तक, 4 बजे तक रख सकते हैं। और वो तो आपके नैतिक मूल्य पर निर्भर करता है जो आपका मर चुका है, जो आपका एक शिक्षक का नैतिक मूल्य बड़ा कमजोर हो चुका है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे भी कह सकता हूं, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान में रखेंगे कि सरकार की एक मूर्त संकल्पना है, जिसके अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा तत्व है हमारा, और वो चौथा तत्व है संप्रभुता। तो लिखिए, चौथा तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता। तो राज्य के निर्माण के कितने तत्व हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? चलिए, बहुत बढ़िया। तो लिखिएगा संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहले लिखिए ब्रैकेट में, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और इसकी अवधारणा जॉन बोडीन ने दिया था, और इसकी अवधारणा जॉन बोडीन ने दिया था। जॉन बोडीन ने दिया था। इसकी अवधारणा किसने दी थी? जॉन बोडीन ने दी थी। अब संप्रभुता क्या है? देखो, बिहार एक राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। और कौन सा ऐसा तत्व है कि भारत को एक राज्य बनाता है और बिहार को एक राज्य नहीं बनाता है? और वो तत्व है संप्रभुता। क्योंकि भारत एक राज्य है, बिहार एक प्रांत है। हमारे देश में 28 प्रांत हैं। अभी हमारे देश में कितने प्रांत हैं? 28 प्रांत हैं, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिए। और इसी क्रम में हमें इन बिंदुओं को देखना है और समझना है, ठीक है? तो संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? तो लिखिएगा नोट, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है, लिखिएगा, कि देश के नीति निर्माण में, देश के नीति निर्माण में, देश के नीति निर्माण में किसी बाहरी, देश के नीति निर्माण में
किसी बाहरी शक्ति का या संस्था का, बाहरी शक्ति या संस्था का प्रभाव न होना, बाहरी शक्ति या संस्था का प्रभाव न होना, बाहरी शक्ति या संस्था का प्रभाव न होना, बाहरी शक्ति या संस्था का प्रभाव न होना क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आइए, तो संविधान क्या है पढ़ लिया ना, तो पहला चीज क्या पढ़े? संविधान क्या है, और दूसरा चीज क्या पढ़े? राज्य क्या है, राज्य और सरकार क्या है, पढ़े ना। तो सरकार क्या है कि एक मूर्त संकल्पना है जिसके 3 अंग होते हैं, और वो 3 अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका यदि संविधान के अनुसार न तो कानून का निर्माण किया गया न संचालन किया गया, तो न्यायपालिका इसको अवैध करार दे सकती है और कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कर सकती है। भारत में न कोई संस्था सर्वोच्च है, न कोई पद सर्वोच्च है, न कोई व्यक्ति सर्वोच्च है। भारत में यदि सर्वोच्चता है तो क्या है? भारत में यदि सर्वोच्चता है तो सर्वोच्चता है संविधान की सर्वोच्चता है। अभी कुछ दिन पहले हमने 370 को समाप्त किया, एक मूवी भी बनी है, जरूर देखो, ठीक है कि नहीं। अक्सर हाँ कहा गया कि आपको तो यह अधिकार ही नहीं था कि आप 370 को समाप्त कर पाते, क्योंकि भारतीय संसद को यह अधिकार नहीं था। तो बड़ी अच्छी बात हमारे गृह मंत्री ने, जो बहुत विद्वान नहीं है लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने उस विद्वत तथ्य को दिया कि जब केंद्र सरकार के पास यह शक्ति नहीं थी, तो 56 के बाद से लेकर और 92-93 तक विभिन्न प्रावधान में संशोधन कैसे हो गया, क्यों किया गया? इसका मतलब केंद्र के पास, संसद के पास यह शक्ति है। इसके बाद बौद्धिक स्तर पे सब चुप हो गए। कहने का अभिप्राय साफ है कि हमारी संसद की शक्ति, हाँ ठीक है, भारतीय संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की संसद क्या है? कहा जाता है ब्रिटेन की संसद के विषय में, ऐसे भी संसदीय संस्थाओं का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ, और ब्रिटेन में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। और उसी क्रांति के पृष्ठभूमि में ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का ओरिजिनेशन हुआ और राजा की शक्ति कमजोर हुई। ठीक है कि नहीं? और संसद का, हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया है। आगे पढ़िएगा, जब हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो ब्रिटेन में के विषय में बताएंगे कि ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था लिया है, हमने विधि का शासन लिया है, हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, मंत्रिमंडल का व्यवस्था लिया है। ये सब हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, उस व्यवस्था को हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो हमारे यहां कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? विधायिका के प्रति जवाबदेह। कार्यपालिका के भी 2 स्वरूप है, एक अस्थाई, एक अस्थाई। और अस्थाई में आता है मंत्री, अस्थाई में आता है ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस। भारत में यदि सबसे शक्तिशाली कोई पद है तो वह आईएएस का पद है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पद है, जिसको ब्रिटिश काल में भी पिलर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहते थे। ब्रिटिश एम्पायर को मजबूती प्रदान करने में उस समय आईएएस नहीं होता था, उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्वेंट होता था। ठीक है कि नहीं? और ब्रिटिश शासन का वो पिलर था, वो स्टील फ्रेम था कि ब्रिटेन को, उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी भूमिका रही, जिसका प्रणेता था, जिसका जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
जिसका प्रणेता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, मूल बिंदु पे आ जाइए। सरकार के 3 अंग और सबके जो अलग अलग कार्य हैं, इस व्यवस्था को देने वाला था मॉन्टेस्क्यू, जिसने इस विभाजन को, शक्ति के पृथक्करण के विभाजन को स्वीकार किया और इस सिद्धांत को दिया। तो मॉन्टेस्क्यू का यह जो शक्ति के विभाजन का सिद्धांत है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। नोट में लिख दो। मॉन्टेस्क्यू ने, एक फ्रेंच फिलोसोफर था, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के विभाजन का सिद्धांत दिया। 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 तो शक्ति का विभाजन क्या था? यही ना था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह शक्ति का विभाजन है। ब्रैकेट में लिख दो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजन। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन। विभाजन, ठीक है। जहां विधायिका लिख दो, जहां विधायिका का काम कानून का निर्माण है, जहां विधायिका का काम कानून का निर्माण है, जहां विधायिका का काम कानून का निर्माण है, वहीं कार्यपालिका का काम, वहीं कार्यपालिका का काम, वहीं कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है। वहीं कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है। वहीं कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना है, ठीक है, कानून को लागू करना है। और न्यायपालिका का काम, न्यायपालिका का काम है कि कानून के अनुसार शासन का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कानून के अनुसार शासन का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कानून के अनुसार शासन संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक नोट में और लिख दो, भारत में संविधान सर्वोच्च है। लाल कलम से उसको अंडरलाइन कर दो। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और सारी शक्ति आम जनता में निहित है। और सारी शक्ति आम जनता में निहित है। और सारी शक्ति आम जनता में निहित है, ठीक है कि नहीं। और इसके विषय में बताएं कि इसलिए प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग से प्रस्तावना या प्रिम्बल की शुरुआत होती है। तो ये आपकी एकदम बेसिक बातें थी जिसको आपने जाना कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, राज्य क्या है, सरकार क्या है, इन बिंदुओं को जाना। राज्य की संकल्पना मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ था, वहीं से उसका ओरिजिनेशन हुआ था। लिखवाएंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आपको यह किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है कि भारत एक राज्य है जबकि बिहार एक राज्य नहीं है, क्योंकि चारों तत्व किसमें निहित है? भारत में निहित है। तो यह भी लिख दो, भारत एक राज्य है
भारत एक राज्य है और भारत में 28 प्रांत है। भारत एक राज्य है और भारत में कितने प्रांत हैं? 28 प्रांत हैं। और भारत में 28 प्रांत हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की यह बेसिक कक्षा थी। अब आइए, आज तो था संविधान का परिचय, तो परिचय हो गया ना संविधान से। अब आता है कि संविधान में पढ़ना क्या क्या है। पहले तो वही चीज जानते हैं हम कि संविधान में पढ़ना क्या क्या है। तो लिखिए रणनीति। अब लिखिए रणनीति। हाँ, सुन लीजिए एक बात और कि संविधान पहले पढ़े कि संविधान क्या है, राज्य और सरकार क्या है। एक बात और जान लीजिए, संविधान किसके लिए बनता है? जनता के लिए बनता है। किस लिए बनता है? जनता के वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसके विकास के लिए बनता है। इसी के लिए ना बनता है। सब चुनाव में आप क्यों हिस्सा लेते हैं? बढ़ चढ़ करके, उत्साह के साथ। अभी आपको एक विश्लेषण भी मैं बता रहा था कि जिन जिलों में, जिन निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, वहां महिला अधिक वोटिंग की। और जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट नहीं थे, हालांकि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जहां जो आंकड़ा मैंने देखा, ठीक है कि नहीं, और जहां जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट नहीं था, वहां महिला का वोट प्रतिशत कम रहा। मतलब साफ है कि महिला, रीजनिंग होता है ना, संभावना होती है ना, प्रोबेबिलिटी, महिला जनता दल यूनाइटेड के परिदृश्य में काम कर रही है, क्योंकि उन्हें विगत 15 सालों से कई बिंदुओं पे कुछ लाभ मिला हो या ना मिला हो, मनोवैज्ञानिक लाभ उन्हें जरूर प्राप्त हुआ है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं की बड़ी समस्या थी कि शाम में उसका पति पीकर आता था और रात भर धोता था। धोता मतलब पिटाई करता था, जब मन हुआ पिट दिया। अब चूंकि शराबबंदी हो गई, शराब पीकर नहीं आता है, तो अब पिटाई की जो अवांछित प्रक्रिया है वो क्या हो गया? आप हंसिए नहीं। जिस महिला की पिटाई होती होगी, उस महिला से जाकर पूछो कि उसके दर्द क्या है। आपको हंसी आ रही है, ठीक है कि नहीं? ग्रामीण परिवेश में एक बड़ी समस्या थी। ग्रामीण परिवेश में यह बड़ी समस्या थी। यहां तक कि शहरी परिवेश में भी यह समस्या है कि जिसका पति पीकर आता है वो वांछित आचरण तो नहीं ही अपनाता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु तो उसका प्रभाव, तो जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी किया, तो इसका प्रभाव तो ग्रामीण महिला पे आज तक है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तुम रुष्ट हो गए नीतीश कुमार जी से, इसलिए कि तुमको वो चीज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मैं तुमको नहीं कह रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो शराबबंदी के विरोध में है कि माननीय मुख्यमंत्री जब बर्बाद कर देला। आहा, इतना आदर्श व्यवस्था तो मैंने आज तक देखा। पहले सड़क पे चलने की स्थिति सामने नहीं होती थी, अब लोग पीते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार भी मानती है कि अवांछित तरीके से लोगों तक ये पहुंच रहा है। सरकार ने विभिन्न इकाइयों को रिस्पॉन्सिबल भी बनाया है, लेकिन कम से कम आपका बाहरी प्रदेश क्या है? शांतिपूर्ण है। लोग पीते हैं, चुपचाप घर में रहते हैं। कुछ लुखेरा को छोड़ दीजिए तो, और कुछ ही घंटे के बाद वो लुखेरा भी अंदर चला जाता है। वो कौन सा अंदर जाता है? घर के अंदर की जेल के अंदर, ही अलग चीज है। मूल में आ जाइए। तो हमने बताया आपको कि संविधान किसके लिए बनाएंगे? हम जनता के लिए बनाएंगे, ठीक है कि नहीं? और संविधान किस संस्था ने बनाया? संविधान बनाया संविधान सभा के द्वारा। तब जाकर ये हमारा ये पहला दिन का कक्षा पूर्ण होगा। तो लिखेंगे संविधान जनता के समग्र विकास के लिए बनाई जाती है। क्या उद्देश्य है संविधान बनाने का? क्या उद्देश्य था? तो लिखिएगा संविधान जनता के समग्र विकास के लिए बनाई जाती है। जनता के समग्र विकास के लिए बनाई जाती है। समग्र विकास के लिए बनाई जाती है। जनता के समग्र विकास के लिए बनाई जाती है। भूलेंगे नहीं कि संविधान का निर्माण, भूलेंगे नहीं
कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। जिसका उल्लेख, जिसका स्पष्ट उल्लेख, जिसका स्पष्ट उल्लेख, जिसका स्पष्ट उल्लेख, जिसका स्पष्ट उल्लेख कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की गई। जिसका स्पष्ट उल्लेख कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की गई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की गई। कब की गई? कब की गई? कब की गई? 1946 में की गई कैबिनेट मिशन योजना में। भविष्य में जब संविधान का विकास पढ़ेंगे अगली कक्षा में तो इन सब बिंदुओं की बड़ी व्याख्या होगी। तो संविधान क्या है, संविधान किसके लिए बना और संविधान कैसे बना, किस संस्था के द्वारा संविधान बनाया गया, इसी 3 बातों के साथ हमारी संविधान का परिचय क्या होता है। यहां तक किसी को कोई कठिनाई है तो हमसे पूछ सकता है। अब आइए, संविधान की रणनीति पढ़ना क्या क्या है सर, तो लिखिए संविधान की रणनीति। संविधान की रणनीति सबसे पहले तो संविधान में पढ़ना है कि संविधान का विकास कैसे हुआ। तो लिखिए संविधान का विकास, संविधान का विकास, संविधान का विकास। दूसरा दिन हमें पढ़ना है संविधान सभा, संविधान सभा और प्रस्तावना। संविधान सभा और प्रस्तावना, ठीक है। तीसरा दिन पढ़ना है हमें संविधान का स्रोत और अनुसूची, संविधान के स्रोत और अनुसूची एवं राष्ट्रीय प्रतीक, एवं राष्ट्रीय प्रतीक। यहां तक आपका बेस क्या हो जाता है, 2 से 3 कक्षा में आपका बेस क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब आप संविधान को समझने बूझने की स्थिति में यदि थोड़ा सा भी बकलोल दास नहीं होंगे तो, आप बी दास के समर्थक होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बी दास के समर्थक नहीं होंगे तो फिर आपको संविधान समझने आने लगता है, समझ में आने लगती है। अब इसके बाद आता है और वह है संघ राज्य क्षेत्र। तो लिखेंगे नेक्स्ट डे है संघ राज्य क्षेत्र। ब्रैकेट में लिखो अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1। आज रणनीति भी रट लीजिएगा तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। रणनीति भी रट लीजिएगा तो बेड़ा पार, मतलब 100 पार। आजकल जमाना है पार का, 400 पार, ठीक है। एक है सरकार में रहकर कह रहा है हम 400 पार, एक सरकार से बाहर कहता है 295 के भीतर। जब आकलन ही करना था, जब जनता का सर्वे ही निकाला था तो कहता कि 450 प्लस आ रहे हैं, कहना ही तो था। एक नैरेटिव भी डेवलप किया जाता है, एक परिवेश बनाया जाता है। उस परिवेश में भी हमारा विपक्ष क्या हो गया, पीछे रह गया, कमजोर रहेगा नहीं। एक तरफ आप अलायंस किए हैं दिल्ली में और दूसरी तरफ पंजाब में लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं, तो क्या नैरेटिव जाए, क्या संदेश जाएगा लोगों में कि विपक्ष एक है। विपक्ष एक नहीं है। पंजाब में ही देख लो ना, आपके साथ आप लड़ रहे हैं
और दिल्ली में आप दोस्ती किए हुए हैं। तो जनता बेवकूफ नहीं ना है कि आगे आप क्या करने वाले हैं, वो सब जनता समझ जाता है। बिहार की जनता या कुछ प्रदेश की जनता हो सकता है कुछ ही प्रतिशत वो विभिन्न जाति धर्म और विभिन्न माध्यमों का शिकार हो जाती होगी, लेकिन कई जनता ऐसी है। अभी मैं एक नेताजी की बात कहा, ठीक है, कांग्रेस के नेताजी थे, कहें कि भैया लगता है मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं है, ठीक है कि नहीं। हम कहे नहीं नहीं, साथ तो आपके हैं ही, वोटिंग पैटर्न के मामले में आपको धोखा दे दी है। अब ऐसा नहीं कि जा करके आप क्लास लीजिएगा कि बताओ कि तुमने वोट किसको दिया, ये उसका निजी अधिकार है कि वोट किसको दिया। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, ठीक है कि नहीं, कि जैसा कि मैंने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, इसी में 28 प्रांत की चर्चा करेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे, छोटा छोटा है ये सब, इसके बाद हम पर देखो कमीशन के दृष्टि से मेंस के एंगल से तो काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन हम पीटी के कक्षा में इसलिए छोटे रूपों में ही देखेंगे। और इसके बाद है नागरिकता, तो लिखेंगे नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से इसको भी रट लोगे तो तुम्हारा आज का काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद है मूल अधिकार, मूल अधिकार, इसके बाद है मूल अधिकार, मूल अधिकार, इसके बाद है मूल अधिकार भाग 3 12 से 35, भाग 3 12 से 35 रट लेना है, इसको टिक लगा लो मूल अधिकार पे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है। इसका लिखो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व, इसके बाद क्या है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4, 36 से 51 भाग 4। आज जिस दिन नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे उसी दिन ऑब्लिक लिखो मूल कर्तव्य 51 का भाग 4 का। जिस दिन ये पढ़ेंगे उसी दिन ये भी पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का, और भाग 4 का, भाग 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। अब मौका मिला तो वहां लिख दो नोट में वरीयता क्रम पढ़ेंगे, वरीयता क्रम नोट में लिख दो वरीयता क्रम। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, इस तरह से जो वरीयता क्रम होती है उसको भी पढ़ेंगे, वरीयता क्रम। तब आता है भाग 5, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण। देखो यहां तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन के हम लोग योग्य हो जाएंगे। मतलब एक सप्ताह 7 दिन के क्लास में आप लोग 50% आप लोग कहिएगा कि सर संविधान अरे कुछ नहीं छूटेगा। तुम्हारा काम है कि अपनी समय पर हमारे सुविधा के अनुसार, चूंकि हमारी जो वर्तमान सुविधा है उसी के अनुसार आपको चलना है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि आपको मेरी सुविधा के अनुसार अपने समय पर यस सर के रूप में बैठ जाना है अपनी कक्षा में, ऑफलाइन हो या अपने शिक्षा से ऑनलाइन हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या पढ़ोगे, ऑनलाइन में तो हम देखते ही हैं जब भी चलता है, क्लास भी कर रहे हैं, न लिख पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। क्लास में आदमी बैठता है तो आधी बात कम से कम उसके दिमाग में आ ही जाती होगी। अब आइए, हाँ तो मैं था कि भाग 5 संघ की कार्यपालिका, तो लिखिएगा संघ की कार्यपालिका, जिसके तहत राष्ट्रपति,
देखो ना, संघ की कार्यपालिका भाग 5, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महान्यायवादी और सीएजी को पढ़ेंगे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक को पढ़ेंगे, सीएजी को पढ़ेंगे। सीएजी और महान्यायवादी का आर्टिकल उसके ब्रैकेट में लिखेंगे। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 76। वेरी गुड, तो लिख देंगे महान्यायवादी के ब्रैकेट में अनुच्छेद 76। एकदम अभी से याद करना शुरू करो, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ठीक है, अनुच्छेद 76। और सीएजी का उल्लेख लिख दो ब्रैकेट में, अनुच्छेद 148 से 151। सीएजी का उल्लेख है अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151। किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? सीएजी का उल्लेख है। अब आइए, अब सुन लीजिए। तो संघ की कार्यपालिका, ये जो 2-3 क्लास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तब आता है संघ की विधायिका। तो लिखो संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, जिसमें लोकसभा राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। संघ की विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा। और तब है न्यायपालिका, तब है न्यायपालिका, ठीक है। मतलब 52 से 151 तक, ठीक है, हम लोग विधायिका और किसको देखते हैं? कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखते हैं। मैंने लगभग 100 आर्टिकल संघ की विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। और लास्ट आपने देखा ही कि सीएजी 148 से 151 तक है। 52 से शुरू होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। और उसके अधीनस्थ में है मंत्रिपरिषद और विभिन्न अधिकारी जिसकी नियुक्ति करता है। यहां तक कि मंत्रिपरिषद की ही नहीं बल्कि उसके पिताजी प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और शपथ दिलाते हैं, जो परसों तरसों आप लोग टीवी पे देखिएगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री पूरी निष्ठा के साथ, निष्पक्षता के साथ भारत की संविधान की शपथ लेता हूं, ठीक है कि नहीं, वगैरह वगैरह उसमें कही जाएगी। उसको सुनो, मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु यह है कि फिर आता है इसी का प्रोटोटाइप, लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका यदि 3-4 कक्षा में रट लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, लिख लिए, रट लिए, तो फिर आराम से 8-9 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहोगे। एक आध के लिए आप इतना पढ़ना है आपको, एक आध दो के लिए आपको पंचायती राज आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी चूंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है तो चुनाव आयोग को पढ़ के जाना है, यही तो आपके पाठ्यक्रम है। अन्य जो भी है वो ज्ञान के लिए अधिक है, कॉपी भरने के लिए अधिक है, लेकिन पढ़ने के लिए इतना आपको कमांड रहना चाहिए। अब लिखो, मतलब ज्ञान के लिए, कॉपी भरने के लिए, मजबूत के लिए कॉपी रहता है मोटा, तो देखे हो ज्योग्राफी का देखते होगे, हिस्ट्री का देखते होगे, कितना अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो लिखो राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, भाग 6 में राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, भाग 6 में भाग 6 में, हाँ जी। और सबसे इंपॉर्टेंट आइए भाग 9, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
भाग 9 पंचायती राज। अभी बता रहे थे 3 टायर जो सिस्टम है, पंचायती राज अनुच्छेद 243 लिख लेना। अनुच्छेद 243 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पंचायती राज से संबंधित। ग्राम पंचायत का उल्लेख है 40 में, लेकिन पंचायती राज का उल्लेख है 243 में। ठीक है, और सीधे लिख लो 15 भाग 15 चुनाव आयोग अनुच्छेद 300, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग 324 से 329। तीन सौ 324 से 329 यही पूरा पाठ्यक्रम है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अब अन्य लिखेंगे, अन्य आयोग और के अन्य कौन कौन सा चैप्टर थोड़ा सा जानकारी रहनी चाहिए, तो लिखेंगे अन्य। अन्य में लिख दो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, आदि 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 आदि। अब जो जो हमको मन और करेगा बता देंगे, लेकिन पहले उतना कंट्रोल करना है। और अंत में क्या पढ़ते हैं रोज? बूस्टर फैक्ट, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। अब अंतिम भाग है बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। बस, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह पहली कक्षा कि संविधान क्या है, संविधान किसके लिए है, संविधान कौन बनाता है, बनाया, ठीक है, और संविधान की कड़ी में संविधानवाद, राज्य, सरकार इत्यादि बेसिक यूनिट्स को आप लोगों ने देखने की कोशिश की, और कुछ वार्तालाप भी मैंने किया, ठीक है कि नहीं। उस वार्तालाप की कड़ी में कई महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणा को भी मैंने स्पष्ट किया, जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, साइफोलॉजिस्ट, ठीक है, इन सब चीजों के विषय में आपको हमने जानकारी दी। जब भी हम कक्षा समाप्त करते हैं तो आज भी होगी बूस्टर फैक्ट 5, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। तब आप लोग घर जाएंगे, और यूं तो यूट्यूब लाइव की कक्षा 8 बजे है, लेकिन क्या नाम है इनका, सानू पहलवान, इसका नाम चेंज कर दिया है, सानू पहलवान 8:30 कर दीजिए, क्योंकि मैं भी सुबह से 1 बजे तक और फिर 1:30 बजे तक, और फिर मैं 3:30 पौने 4 से आपके साथ ही हूँ, ठीक है कि नहीं। तो 10 आधा घंटा हम भी आराम करना चाहेंगे। आप तो ढेर सारा आराम करते हैं, फिर भी वो कहते हैं ना, हम लोग के समय में कहते थे ये सिट्ठी पहलवान है, तो ये भी हमारा सिट्ठी पहलवान है, ठीक है कि नहीं, जिसको खाने पीने का कोई जरूरत नहीं है, चिप्स पे ही इसका पेट भर जाता है। आगे लिखोगे बूस्टर फैक्ट नंबर 1, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट नंबर 1 सबसे पहला है, लिखेंगे अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं, और इन्होंने पॉलिटिक्स लिखा,
और इन्होंने पॉलिटिक्स लिखा। क्या लिखा? पॉलिटिक्स लिखा। इन्होंने पॉलिटिक्स लिखा। क्या लिखा? पॉलिटिक्स लिखा। दूसरा, रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने किया। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने किया, जो सुकरात का शिष्य था। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने किया। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने किया। रिपब्लिक की रचना। नेक्स्ट, राज्य की परिभाषा दो जगह है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 152 में है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 152 में है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कितना है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। कौन है जी? इसका क्या नाम है? देखो तो किसके विषय में मैसेज कर रहा है। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, ठीक है। क्या लिखे? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 152 में किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा है। और वियना घोषणा का संबंध मानव अधिकार से है। वियना घोषणा का संबंध मानव अधिकार से है। वियना घोषणा का संबंध मानव अधिकार से है। और यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1948 को हुई थी। और आज के अंत में लिख दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जहां क्या? जहां मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। ठीक है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थे। लेकिन वर्तमान में, लिखो, लेकिन वर्तमान में विभिन्न संशोधन के बाद, लेकिन वर्तमान में विभिन्न संशोधन के बाद 460 से अधिक अनुच्छेद, 460 से अधिक अनुच्छेद, 460 से अधिक अनुच्छेद, हाँ, अपने समय पे खड़े रहना 8 बजे। ठीक है। ठीक। क्या लिखे? अनुच्छेद, ठीक है, 350। वर्तमान में 460 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग, 25 भाग और 12 अनुसूची है। एकदम रट लेना है, आज का आज। ठीक है। और एक लास्ट में मैंने बताया था
कि पहली बार संविधान का संशोधन कब किया गया था, तो लिखेंगे पहली बार संविधान का संशोधन 1951 में किया गया था। पहली बार संविधान का संशोधन 1991 में किया गया था और जिसका संबंध भूमि सुधार से था। 1951 ठीक है, 1951 जिसका संबंध भूमि सुधार से था, जिसका संबंध भूमि सुधार से था। एक और लिख लेना, पहली लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना, पहली लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना, पहली लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना 1951 में जारी की गई थी। 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 1952 में चुनाव संपन्न हुए थे और 1952 में चुनाव संपन्न हुए थे। 1952 में चुनाव, वर्तमान में कौन सा लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है? 18वां। वर्तमान में कौन से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है? 18वां लोकसभा है। यह कौन सा लोकसभा है? यह कौन सा लोकसभा है? और कितने चरणों में हुआ है? कौन से 3 राज्य है जो 7 चरणों में चुनाव कराया है? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव सभी करंट में कॉपी में लिखा हुआ है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस गर्मा गर्म कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद। कैसी लगी आप लोग को संविधान की कक्षा? बहुत प्यारा।